हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के क्वेश्चन आंसर को, जो चैप्टर 5 ज्योग्राफी क्लास 8 का है। इसके दोनों वीडियो को हम लोग देख चुके हैं, उसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आज की क्लास में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसका आंसर लिखना है, इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं इसको काफी अच्छे तरीके से। आइए खेलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच इज द अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, इजिप्ट। नाइजीरिया जो है वो साउथ अफ्रीका का सबसे वो अफ्रीका का सबसे पॉपुलस कंट्री है, तो यहाँ पर नाइजीरिया विल बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली पॉपुलेटेड ड्यू टू इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस? इसमें से कौन कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है? जेरूसलम इजराइल का कैपिटल है, इसको हम इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इज द एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन 51 है। एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन मतलब समझ लीजिए इस बात को बालक, कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ पीपल कितना रहते हैं, उसको किस चीज को शो करता है? वो हमारे नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं वो किस चीज को शो करता है? वो एवरेज डेंसिटी को शो करता है। ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्योंकि व्हाट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको पीकेवीवाई ऑफ 2015 बोलते हैं? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद ये योजना आई थी। ये बात हमेशा याद रखोगे। ठीक है। द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको पीएमकेवीवाई भी बोलते हैं, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ठीक है। इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एम्ड एट एनहांसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। देखिए, इसमें जो इंडियन यूथ है उनको हम डिफरेंट स्किल्स सिखाएंगे और उस स्किल से अलग अलग वर्क कर पाएंगे। ये इस पीकेवीवाई का मेन टारगेट था। ठीक है। और इसके अगर की फीचर्स की बात करते हैं तो इंक्लूड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जिसमें कंप्यूटर या उससे के रिगार्डिंग और भी जो टेक्निकल चीज़ है उसके बारे में बताया जाता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल सिखाया जाता है। फंडिंग द गवर्नमेंट कवर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग असेसमेंट्स एंड सर्टिफिकेट, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। देखिए, इसमें अगर आप पीकेवीवाई से आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, आपको पार्टिकुलर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग कराया जाएगा, और सारा जो खर्च है वो गवर्नमेंट वहन करती है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, और अगर आपको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे आप डिफरेंट जॉब को कर सके। तो पीकेवीवाई क्या था कि यूथ को स्किल्ड करने का एक मेथड था, जिसको 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने लाई थी। ठीक है। और इसमें जो भी बच्चों को सिखाया जाता है उसका जितना भी खर्चा होता है वो सरकार वहन करती है, इसके साथ साथ सर्टिफिकेट देती है और जॉब प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। एक्सप्लेन द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं? देखो बाल, इंडिया जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और एक चीज तो हम लोग क्लियर जानते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 145 सीआर या उससे भी ज्यादा है। तो एक तो हमारे पास ह्यूमन है, इसको रिसोर्स बनाना। रिसोर्स बनाना मतलब इसको एजुकेट कर देंगे, इसको हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे, इसको प्रॉपर फूड आइटम्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये अच्छा से सोच पाए, समझ पाए, स्किल सीख पाए। ठीक है। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग स्किल्ड है, जिसको मशीन ऑपरेट करने आता है या अलग अलग फील्ड में उसको चीजें आती हैं, उसको रिसोर्स मानेंगे। A human resource can be defined as the people who make up a workforce of an organization or a country. Workforce ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के लिए काम करे, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। दिस इंक्लूड एवरीवन हु कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी सच एज वर्कर, प्रोफेशनल एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? तो वर्कर हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, और स्किल्ड इंडिविजुअल हैं, ये लोग हो सकते हैं।
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स आर इसेंशियल बिकॉज दे प्रोवाइड द लेबर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी नीडेड फॉर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है? तो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। ये लेबर के रूप में हो सकता है, स्किल्स हो सकते हैं, या क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज हो सकती है। और ये प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इसेंशियल होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जैसे सबसे सिंपल सा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बट जापान जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है। इसका मेन कारण है कि जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को वेल डेवलप कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पॉपुलेशन के मतलब सेटलमेंट्स में? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है इसको हम समझ लेते हैं, रिवर वैली, या रिवर जो प्लेन्स क्रिएट करती है, रिवर नॉट अ वैली, रिवर जो प्लेन्स क्रिएट करती है वहां पर एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन करती है। जैसे मान लो ये रिवर हो गई, ठीक है, तो रिवर अगर प्लेन से बहती है तो ये जो पूरा ये रीजन हो गया यहाँ पर, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन करती है। और एलुवियल सॉइल जो होता है मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्लेन्स होता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी आसानी से कर लेते हैं, एग्रीकल्चर भी आसानी से कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें प्लेन्स में आसानी से कर सकते हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन, डेजर्ट में या प्लेट्यूज में नहीं कर सकते। तो एक तो पहला फीचर हो गया कि आपके सॉइल, आपका जो फिजिकल फीचर है, प्लेन्स है, प्लेट्यू, माउंटेन्स है, वो डिटरमाइन करता है। फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट अगर रहेगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड हो जा रहा है, जैसे हम इंडिया का द्रास रीजन को ले सकते हैं जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, तो उस रीजन में क्या होगा? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहेगा, जहाँ पे एडिक्वेट टेम्परेचर है, नहीं बहुत ज्यादा गर्मी, नहीं बहुत ज्यादा ठंड। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि आपके पास सुटेबल मतलब अगर क्लाइमेट रहेगा तो आसानी से आप वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सॉइल, सॉइल के लिए एलुवियल सॉइल जो होता है मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, और उसी जहां पर उसका डिपोजिशन है उसी रीजन में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे गैंगेटिक प्लेन्स जो है, गंगा रिवर जो प्लेन्स क्रिएट करती हैं, ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला रीजन है। पेड़ पौधे कितने, वेजिटेशन क्या है, ये भी डिटरमाइन करता है। वाटर वाटर की इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। रिवर के किनारे लोग क्यों रहे? क्योंकि वाटर की नेसेसिटी आसानी से पूरी हो जाती थी, इसीलिए। एल्टीट्यूड, हाइट कितना है, अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो टेम्परेचर कितना है, क्या माइनस में टेम्परेचर तो नहीं है? क्योंकि अगर माइनस में टेम्परेचर जाएगा और माउंटेनियस रीजन रहेगा तो वहाँ पर कम लोग रहेंगे। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है अगर ये अर्थ हो गए तो अर्थ से कितना दूर है। ठीक है। अर्थ से कितना दूर है, ये लैटिट्यूड होता है। अब जैसे आप सर्कल वाले और जो पोल वाले के बीच में है, तो ये फ्रिजिड जोन हो जाता है। एंड द लोकेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज कितना है, रिलीफ फीचर्स क्या है, लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वाटर क्या है, सॉइल क्या है, क्लाइमेट क्या है। और ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं किस चीज को? पॉपुलेशन डेंसिटी को। वाई आर पीपल कंसिडर एज रिसोर्स? क्यों पीपल को रिसोर्स बोले? स्किल्ड होंगे तो रिसोर्स कहलाएंगे, स्किल्ड नहीं होंगे रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। बड़ा सिंपल सा आंसर रहेगा। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, लोग जो होते हैं वही अपने नॉलेज, अपने स्किल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं? अपने नॉलेज, अपने टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल के हेल्प से रिसोर्स को यूजफुल बनाते हैं। क्योंकि अगर आयरन ओर पाया जाता है तो आयरन ओर किस फॉर्म में पाया जाता है? आयरन ओर जो है वो और मतलब बहुत सारी इंप्योरिटीज उसमें रहती है। उस इंप्योरिटीज को निकालना, उससे अच्छे क्वालिटी का आयरन गेन करना, ये किसका काम होता है? ये ह्यूमन बीइंग का काम होता है। कराते मशीन से, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो अगर हमको नेचर से यूजफुल प्रोडक्ट बनाने आ रहा है तो हम रिसोर्स का लाए। दिस इज वाई ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स। क्योंकि उसको नेचुरल प्रोडक्ट से यूजफुल प्रोडक्ट बनाने आता है, इसलिए इसको रिसोर्स बोलेंगे। इट इज एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग अ फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ये फिजिकल मटेरियल्स को क्या कर देते हैं? वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में चेंज कर देते हैं।
फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। बोले कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जो मेन कॉज है, किस चीज का मेन कॉज है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का जो मेन कॉज है वो है हमारा, देखिए, ज्योग्राफिकल कॉजेज, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो टोपोग्राफी होता है। क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो हमारे होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं। कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉजेज, ये आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मेन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरिया। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, तो वही सिंपल, अगर ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ज़्यादा हॉटनेस है, तो वहाँ पर भी कम लोग रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास डिजर्ट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर कम भी है टेम्परेचर, तो वहाँ पर भी कम लोग रहेंगे, जैसे द्रास और लद्दाख रीजन। तो regions having extremely hot or cold climate are thinly populated, as are regions that do not receive very much rainfall। ऐसा रीजन जहाँ पर कम रेनफॉल होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉटनेस होता है या जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। कोल्ड डेजर्ट भी होता है, हॉट डेजर्ट भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग कम रहते हैं। रीजन विथ मॉडरेट क्लाइमेट एंड रेनफॉल लाइक द रीजन हैविंग मानसून क्लाइमेट आर हेवी पॉपुलेटेड। तो जिस रीजन में मानसून क्लाइमेट रहता है, ठीक है, जैसे कि प्लेन्स वाला रीजन जो है, नदर्न प्लेन्स हमारा जो है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइडेड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अर्ली टाइम में हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या था, हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटी के नाम पे एग्रीकल्चर था। ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल अगर है, एलुवियल सॉइल अगर है, ठीक है, अगर हमारे पास एलुवियल सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा सा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई, देखिए मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा हो गया है। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल सर्वाइविंग रिप्रोडक्टिव एज। सर्वाइविंग रिप्रोडक्टिव एज में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इट इज accompanied by significant change in fertility rates, increased urbanization and faster migrations। ये भी एक मेन रीजन है। और हेल्थ फैसिलिटीज का अच्छा होना भी मेन रीजन है। ठीक है, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि देखो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो बर्थ रेट है, ठीक है, जो बर्थ रेट है, अगर बर्थ रेट से माइनस कर देते हैं, किसको रेट से माइनस कर देते हैं, डेथ रेट को। ठीक है, डेथ रेट को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंजेस। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण पॉपुलेशन चेंज होता है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जिसके कारण पॉपुलेशन चेंज होता है। बर्थ रेट की भी बात करें या डेथ रेट की भी बात करें, ये कितना पे काउंट होता है, बर्थ रेट भी काउंट होता है 1000 पे, और डेथ रेट भी काउंट होता है 1000 पे, याद रखोगे इस बात को। ठीक है, birth rate and death rate are natural causes of population changes. When the birth rate is more compared to the death rate, the population is increasing and vice versa। अगर बर्थ रेट, ठीक है, देखो बी आर अगर ग्रेटर है किससे, डेथ रेट से ग्रेटर है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा। और अगर डेथ रेट ग्रेटर है किससे, बर्थ रेट से, तो इस केस में पॉपुलेशन घटेगा। याद रखोगे इस बात को। mentions the different characteristics of population composition। जैसे पॉपुलेशन बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज लिव इन ग्रुप्स इज वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरियाज, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियली interbreeds and constitutes a population। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन एक पार्टिकुलर रीजन्स में जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनके बढ़ने की संख्या को पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, population attributes has certain attributes that an individual organism does not, such an individual may have birth and death, but population has birth rate and death rate। population attributes क्या होता है, तो birth rate और death rate होता है। ठीक है, और द बर्थ एंड डेथ रेट की बात करेंगे तो एज रिफर्ड एज द पर कैपिटा बर्थ और डेथ रेट रिस्पेक्टिवली, और 1000 पे इसको कैलकुलेट करते हैं, विच इज इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। कब
डिक्रीज करता है। जब मेंबर ऑफ पॉपुलेशन कम रहेंगे तो डिक्रीज करेगा, जब मेंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगे तो इंक्रीज करेगा। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। बोला कि स्टेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। देखिए, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, या ये बाहर जाएंगे या कंट्री में आएंगे, सिंपल यही लॉजिक रहेगा। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू पॉपुलेशन इज नोन एज इमिग्रेशन। और इसमें इमिग्रेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर मान लीजिए कोई लोग हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन हो जाएगा। और ये यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो इमिग्रेशन। इंपोर्ट क्या होता है? बाहर चीजें मंगाई जाती है, तो सिंपल। इट रिजल्ट एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जैसे यहाँ से लोग जाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन इंपोर्ट करेंगे तो बढ़ जाएगा पॉपुलेशन, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ता है। और किसी यहाँ से अगर लोग चले जाएंगे तो यहाँ से पॉपुलेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एलिब्रेट द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। जापान का पॉपुलेशन पिरामिड देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से है। और इसका जो पॉपुलेशन पिरामिड है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका डेथ रेट काफ़ी हो जाता है। तो कुछ मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। तो जापान में बर्थ रेट कम है, और मिडिल एज वाले जो लोग हैं ज़्यादा, इंडिया जैसे यूथ इतना नहीं है। द बेस द बेस ऑफ पिरामिड इज नैरो। दिस इंक्लूड्स लेस बर्थ रेट व्हेन कंपेयर टू द डेथ रेट। देखिए, पॉपुलेशन पिरामिड में अगर बेस नैरो है मतलब लेस बर्थ रेट शो करता है। बेस अगर ब्रॉड है तो मतलब ज्यादा बर्थ रेट, मोर बर्थ रेट शो करता है। सिंस द बर्थ रेट इज लेस, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ग्रो इनटू एडल्ट्स विल आल्सो बी कंसिडरेबली लेस। तो अगर जन्म ही नहीं हुआ उन बच्चों का, तो वो बड़े कैसे होंगे भाई? वो पॉपुलेशन में कैसे योगदान देंगे? इंडिया का बर्थ रेट काफी ज्यादा है, जापान का बर्थ रेट कम है, तो पॉपुलेशन भी कम होगा। डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन एक्सपीरियंस। तो जॉब के सर्च में, एजुकेशन के सर्च में, हेल्थ फैसिलिटीज के सर्च में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन इज माइग्रेशन फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू मोर डेवलप्ड कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वर्क फॉर, इन सब चीज के खोज में लोग जाते हैं। वाटर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन? तो बड़ा सिंपल सा, एक पॉपुलेशन पिरामिड का ब्रॉड बेस होने का मतलब बर्थ रेट ज्यादा होना। और पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। बल्कि इन पॉपुलेशन पिरामिड द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। एक 5 टू 9 होता है, और एक 10 टू 14 ईयर्स होता है, और एक 15 टू 59, और उसके बाद फिर एज्ड पीपल। For each age group, the percentage of the total population is subdivided into males and females. जो लोगों की संख्या है उसको मेल और फीमेल के रूप में डिवाइड कर देते हैं। The relative number of children below 15 years and that the elderly above 65 years shows the relative number of dependents in the population. जो 15 साल से कम वाले हैं वो भी अपने मदर फादर पे डिपेंड रहते हैं, और जो 65 ईयर से ज्यादा वाले हैं वो मैक्सिमम लोग जो है अपने फादर पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो 5 to 9, 10 to 14, फिर 15 to 50, 60, 59, 65 कुछ कुछ केसेस में एक्सटेंड करके रखा गया, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन आर थ्री मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंजेस। हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। Explain the age sex pyramid, but age sex structure of population refer to the number of males and females in different age group। अलग अलग एज ग्रुप में नंबर ऑफ मेल कितने, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू से एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ए पॉपुलेशन। ये क्या करता है? एज सेक्स स्ट्रक्चर पॉपुलेशन पिरामिड किस चीज के लिए? तो एज सेक्स स्ट्रक्चर को शो करता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का डिटेल रहता है, दोनों के बारे में रहता है, दोनों का वो एज कंपोजिशन रहता है, सारी चीजें। How crowded a country is has little to do with its level of economic development. Do you agree? Justify.
आई एग्री दैट हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज स्टिल, हम एग्री कर रहे हैं इस बात को, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजुअली मेजर्ड बाय द फैक्टर्स, जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, और एचडीआई होता है। कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जिस बेस पे किसी भी कंट्री को कंपेयर करते हैं। वाइल पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया। और इसमें आपको एक और बात बता कि पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर वाली बात जरूर होनी चाहिए। Give a reason why population growth is so slowing in the UK. Population growth in UK is due to low birth rate and death rate as well as the lower net international migrations. यूके में काफी कम लोग माइग्रेट करते हैं यूएसए के कंपेयर में। एक बार तो बर्थ रेट भी काफी कम है और डेथ रेट ज्यादा है, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम है। पीपल इन यूके आर लेस लाइकली टू हैव चिल्ड्रन ड्यू टू द सोसाइटल अवेयरनेस। इसके पास क्या होता है, सोसाइटी अवेयरनेस होती है, एजुकेशन ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चिल्ड्रन है। इंडिया जैसा हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट इंडिया में किसी के 5-5 10-10 बच्चे होते हैं, तो उस तरह की चीजें वहां पर नहीं, वो कल्चर नहीं है, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। लो डेथ रेट है। द यूके हैज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच हैज लेड टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर एंड लाइफ स्टाइल। इसलिए क्या है, लो डेथ रेट है। डिफाइन द नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उसी को नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज इन पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम टर्म एज अ नेचुरल ग्रोथ रेट, उसको बोलते हैं। इट इंक्लूड द बर्थ रेट, बर्थ डेथ। द चेंज पॉपुलेशन ऑफ टेरिटरी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो चेंज हुआ है पॉपुलेशन किसी टेरिटरी में, उस चीज को शो करता है। सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कल्चरल बैकग्राउंड। सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कल्चरल बैकग्राउंड इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेम द जियोग्राफिकल फैक्टर अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट। जियोग्राफिकल फैक्टर में क्लाइमेट है, एक सुटेबल क्लाइमेट रहेगा तो हम इजिली सर्वाइव करेंगे। एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, टोपोग्राफी टॉप लेयर फर्टाइल होना चाहिए, एसेसिबिलिटी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट, नेचुरल हार्बर्स, नेविगेशन रिवर्स और कैनाल्स, कितना सी कोस्ट से दूर है, नजदीक रहेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड भी कर पाएगा। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, किस चीज को शो करते हैं, और एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज को शो करते हैं। ठीक है। जैसे कि जिस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है या मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज है, उस रीजन में जनरली फैक्ट्री सेटअप होती है, लोग वहां पर ज़्यादा रहना स्टार्ट करते हैं। विच आर द सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल देना है तो ये तो इन्फ्लुएंस करते हैं। एरिया विथ बेटर हाउसिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टेंड टू हैव हायर पॉपुलेशन। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा, एजुकेशन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हायर पॉपुलेशन एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कल्चरल फैक्टर्स में प्लेसेस विथ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल लीडिंग टू द हायर पॉपुलेशन। कुछ कुछ कल्चरली लोग मतलब अडॉप्ट होते हैं। स्टार्टिंग का क्वेश्चन था कि कौन सा शहर था उसमें से जो कल्चरली, कल्चर के बेस पे फॉर्म, जेरूसलम था, जैसे इंडिया में बनारस है, हिंदुत्व के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और वेटिकन सिटी है। ये वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है और यहाँ पर बस क्रिश्चियनिटी का हेड पोप रहते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियल एरियाज विथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड कॉमर्स इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। इस तरह से जो क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइज करता है, कल्चरल फैक्टर्स वर्क करता है, और इसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी वर्क करता है। देखिए इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन आंसर वीडियो को कंप्लीट किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा, क्योंकि आज क्विज़ क्लास 10th का लाइव क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किए थे। और उस लाइव क्विज़ में बहुत सारे बच्चे ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उसका रिजल्ट भी आपको डिफरेंट वेबसाइट्स जो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, वहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है जब तक कि आपका बोर्ड नहीं हो जा रहा है। तो मैक्सिमम ट्राई किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम क्विज़ेस चैप्टर वाइज़ भी करा दिया जाए, चैप्टर को मिक्स करके भी करा दिया जाए, ताकि प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी ना छूटे। वो हर तरह के क्वेश्चन और हर तरह के वॉर से बचने के तरीके जान के जाएँगे हम लोग। अस्त्र-शस्त्र से आपको रेडी करके यहाँ से भेजेंगे, ठीक है? और जिसके पास मतलब वो जिनको लाइव क्विज़ देना है, तो वो हमारे यूट्यूब पे और उसका लिंक दिया हुआ है ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लाइव क्विज़ सेशन में जाइए और फिर वहाँ पर आप क्विज़ दे सकते हैं। टाइमिंग कब से लाइव उस क्विज़ का नेक्स्ट क्विज़ का टाइमिंग क्या रहेगा, वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स और क्विक रिवीजन नोट्स दोनों अवेलेबल है। तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, क्विक रिवीजन नोट पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। अब क्या कीजिएगा, बस इतना कीजिए ना, इतना कर लीजिएगा, टॉप कर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।